अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट द नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम को समझने से पहले हम रिव्यू कर लेते हैं अपनी सारी वो जो लेयर्स थी फिल्ट्रेशन बैरियर। उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि एंडोथेलियम होती है और फिर वी हैव द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन वी हैव द फूड प्रोसेसेस। ठीक है, पोडोसाइट्स होते हैं हमारे पास, उनके फूड प्रोसेसेस होते हैं। और फाइनली जो है ये जो कैपिलरी से सारा जो ब्लड होता है उसमें से फिल्ट्रेशन होके हमारी जो है वो जो बाउमन स्पेस होती है वहाँ पे सारा चला जाता है और वहाँ से बाउमेंस कैप्सूल में चला जाता है एंड फाइनली वो यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है आगे जाके। ठीक है, सो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें और दिखाई हुई हैं जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी। वो ये कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसके थ्री रीजन्स होते हैं। बिल्कुल दरमियान वाला आपको डेंस सा नज़र आ रहा है, डार्क पिंक सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये लेमिना डेंसा है और इसके इर्द गिर्द अंदर और बाहर जो है ना लेमिना रेरा है। ठीक है, जो इतना डेंस नहीं है, जो आपको लाइट पिंक से नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ये आपके पास होता है लेमिना डेंसा। ठीक है, और लेमिना रेरा इंटरना एंड लेमिना रेरा एक्सटर्ना। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो है ना पार्ट्स होते हैं। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में क्या डिफरेंस होगा। मैंने पहले आपको एक इसका डिफरेंस बताया था कि नेफ्रोटिक में आपको प्रोटीन यूरिया मिलता है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया जो होता है वो 3.5 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब एक दिन में जो पेशेंट है उसके यूरिन में 3.5 ग्राम से ज़्यादा यूरिन आ रहा होता है। लेकिन जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है उसमें जो प्रोटीन यूरिया होता है वो 3.5 ग्राम पर डे से कम होता है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है लेकिन 3.5 ग्राम से कम होता है। अगर 3.5 ग्राम से कम होगा तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होगा, अगर 3.5 ग्राम से ज़्यादा होगा तो दैट इज़ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है क्लिनिकल फीचर्स में, वो मैंने आपको बताया था कि हिमेचूरिया होता है। पेशेंट के ब्लड जो होता है वो यूरिन में आ रहा होता है। ठीक है, और जिसको हम हिमेचूरिया कहते हैं। और इसके अलावा हमें आरबीसी के कास्ट्स मिलते हैं, मतलब टूटे हुए छोटे छोटे उनकी जो है हिस्से मिलते हैं आरबीसीज़ के। और इसके अलावा जो है हमें हाइपरटेंशन मिलती है पेशेंट में। और हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया था कि क्यों होती है इन पेशेंट्स में, कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट के अंदर आपको एजोटीमिया मिलता है। एज़ोटीमिया मैंने आपको बता दिया था कि वो क्या होता है। उसमें जो क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल होता है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम एज़ोटीमिया कहते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को ओलिगोयूरिया होता है। ओलिगोयूरिया मींस के पेशेंट की किडनी में जो है प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से वो जो यूरिन उसने प्रोड्यूस करना था वो प्रॉपर नहीं कर रही, यूरिन कम आ रहा है। तो इसमें जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें होती हैं वही आपने याद रखनी है नेफ्राइटिक की, कि इसमें आपको हिमेचूरिया मिलता है, इसमें आपको आरबीसी के कास्ट मिलते हैं, इसमें आपको जो है वो हाइपरटेंशन मिलती है, एज़ोटीमिया मिलता है। ये चार चीज़ें आपने जो है ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम की है। अब देखें ऐसा क्या हुआ कि जो है ब्लड नेफ्राइटिक सिंड्रोम में तो आ रहा है पेशेंट के यूरिन के अंदर, लेकिन नेफ्रोटिक के केस में नहीं आ रहा, ऐसी क्या वजह है। ठीक है, सो वो वजह आपको जो है ना पता होनी चाहिए। अब ये जो होता है ना ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के पेशेंट्स ये वाले होते हैं। ठीक है, सो ये जो है ना आपकी नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स होते हैं ये आपके जा सकते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के पेशेंट्स बन सकते हैं ये लोग। एक्यूट रीनल फेलियर इसमें हो सकता है, पेशेंट की एकदम से रीनल फेलियर हो जाता है। ठीक है, एक तो होता है ना एक्यूट रीनल फेलियर और एक होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर होता है कि बहुत टाइम बाद जाके पेशेंट का जो है वो किडनी फेल हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम के, ये इतनी सीवियर फॉर्म में चले गए होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मतलब आहिस्ता क्या एकदम से उनकी रीनल जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इट इज़ मोर सीवियर। सो नेफ्राइटिक सिंड्रोम की जो आपने डिजीज़ पढ़नी है ना अपनी इस बुक के अंदर, वो कौन कौन सी हैं आप पढ़ोगे। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ोगे नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे आप पढ़ोगे IgA नेफ्रोपैथी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप पढ़ोगे हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। चौथे नंबर पे आप पढ़ोगे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो ये 4 डिजीज़ जो है ना आपकी नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंडर आती हैं, जिनमें ये सारे जो अभी हमने सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए हैं वो आ रहे होंगे।
ठीक है। और इन डिजीज़ में ये क्लिनिकल फीचर्स होंगे, और इसमें से सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिज़ीज़ आपकी प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपकी है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी IgA नेफ्रोपैथी, और जो आपकी है हेरिडिटरी नेफ्राइटिस वो जस्ट आपके MCQs के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसके बारे में आपको नाउ होगी कि जो है हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, और जो पेशेंट्स होते हैं उनको जब ये इसका इन्फेक्शन हो गया होता है तो 1 से 2 हफ़्ते के बाद क्या होता है, मतलब 1 से 4 हफ़्ते की ड्यूरेशन होती है मोस्टली। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट्स को जो है ना किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो उसकी मेजर रीज़न क्या होती है वो अभी हम देखते हैं। लेकिन इसका ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम जो है वो एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है, ठीक है। सो एक्यूट से आपको समझ आ रही है कि इसमें जो हिस्ट्री होगी वो मतलब थोड़ी ड्यूरेशन की होगी, 1 से 4 हफ़्ते की होगी, जो कि एक्यूट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मंथ्स एंड ईयर्स की हिस्ट्री नहीं होती। सो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इट इज़ एक्चुअली द फॉर्म ऑफ डिजीज़ विच डेवलप्स आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन द चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एज इफ़ेक्ट होती है वो 6 to 10 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये होती है, ठीक है। लेकिन अडल्ट्स में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो 6 से 10 साल के बच्चे होते हैं ना उनके अंदर ये डिज़ीज़ होती है। होता क्या है एक्चुअली, जब भी हमारी जो स्ट्रेप्टोकोकस आती है ना, मतलब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी ये करती है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, उसकी एंटीजेंस के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल उसके अगेंस्ट बनाती है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O बनाती है, ठीक है, एंटी डीएनएज B बनाती है, एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाती है, एंटी हाइलुरोनिडेज बनाती है, एंटी निकोटिनाइल एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जो है ना एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमारी बॉडी जो होती है ये एंटीबॉडीज़ बनाती है अगेंस्ट द एंटीजेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो है जब ये बैक्टीरिया को हमारी एंटीबॉडीज़ अटैक करके मार के रख देती हैं, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी से। लेकिन 1 से 4 हफ़्ते के बाद क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो मैंने आपको ड्यूरेशन बताई कि 6 से 10 साल के बच्चों के अंदर क्या होता है, आफ्टर 1 to 4 वीक्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद उन बच्चों की जो किडनी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। वो क्यों होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये हमारे पास एक्चुअली अटैक करना शुरू कर देती हैं हमारी किडनी को, ठीक है। क्यों किडनी को अटैक करना शुरू कर देती हैं और किसी ऑर्गन को क्यों नहीं अटैक करना शुरू कर देती, तो इसकी वजह ये होती है कि जो एंटीजेंस हमारी होती हैं स्ट्रेप्टोकोकल और हमारी जो किडनी की एंटीजेंस होती हैं, किडनी की मेम्ब्रेन्स की एंटीजेंस होती हैं, वो दोनों सेम होती हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है उनमें, ठीक है। तो हमारी बॉडी को लगता है कि ये वही वाला स्ट्रेप्टोकोकस की ही एंटीजन है, हालांकि वो होती हमारी किडनी है बेचारी, ठीक है। सो वो हमारी एंटीबॉडीज़ ये वाली सारी जो स्ट्रेप्टोकोकस वाली होती हैं ये आके हमारी किडनी को अटैक करना शुरू कर देती हैं। सो यही इसकी पैथोजेनेसिस है। So it is actually the acute post-infectious glomerulonephritis which is caused by the glomerular deposition of the immune complexes, ठीक है। इम्यून कम्प्लेक्सेस आ जाते हैं इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पर, और फिर वहाँ पे अल्टीमेटली आपको पता है जब इम्यून कम्प्लेक्सेस आ जाते हैं तो फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे हमारे ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाते हैं, और हमारी जो है प्रोलिफरेशन होती है, डैमेज होता है, हमारे ग्लोमेरुलर सेल्स हमारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये डिसीज़ मैनिफेस्ट होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अटैक करते हैं, मतलब जिनकी वजह से ये होता है, वो है हमारा न्यूमोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, ठीक है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेप्टोकोकस ही हो, इसमें जो है हमारा न्यूमोकोकल और स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं, फॉर एग्जांपल मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सब भी हमारे पास जो है ना कॉज कर सकते हैं एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा स्टेप्टोकोकस ही होता है, लेकिन ये लोग भी कर सकते हैं। तो पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बता दिया कि उसी तरह इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवाएंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स वगैरह की इन्फिल्ट्रेशन होगी और हमारी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के सारे जब हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं वो सारे शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ग्रॉस में अगर हम पेशेंट की किडनी को देखेंगे तो वो हमें लार्ज नज़र आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि अभी के एज अ रिज़ल्ट ऑफ पैथोजेनेसिस के हमारी जो मेसेंजियल और एंडोथीलियल
एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी प्रोलिफ्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वगैरह वहाँ पे आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, तो हमारी एंडोथीलियम और हमारी मेसेंजियल सेल्स जो होते हैं वो प्रोलिफ्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब ये प्रोलिफ्रेशन होती है तो अल्टीमेटली हमारी किडनी जो होती है वो नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है, लार्ज नज़र आती है। इसके अलावा किडनी जो होती है हमें पेल नज़र आती है, ठीक है। तो किडनी जो है ग्रॉसली हमें लार्ज नज़र आती है, पेल नज़र आती है। माइक्रोस्कोपी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें वही नज़र आएगा ना कि हमें मेसेंजियल सेल्स और एंडोथीलियल सेल्स की प्रोलिफ्रेशन नज़र आएगी। दूसरा हमें वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स नज़र आएंगे, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट हुए नज़र आएंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम टिब्यूल्स की बात करें तो टिब्यूल्स के ल्यूमेन जो होता है, ठीक है, जो हमारा टिब्यूल्स होते हैं किडनी के, उनके ल्यूमेन के हमें ल्यूमेन के अंदर हमें रेड सेल के कास्ट नज़र आते हैं, ठीक है। और जो हमारे ट्यूबुलर के जो ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके अंदर डीजेनरेशन नज़र आती है। फिर हम इंटरस्टिशियम की बात करते हैं। इंटरस्टिशियम जो होता है किडनी का, वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी और एडिमा होगा, ठीक है। ये हो गया इसकी माइक्रोस्कोपी। फिर हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाते हैं क्योंकि ये इम्यून कॉम्प्लेक्स वाली डिजीज़ है, इस वजह से हमें यहाँ पे जो है वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में एंटीबॉडीज़ भी नज़र आती हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। और उस केस में मैंने आपको बताया था कि अगर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है, अगर नहीं बनते हैं तो लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है। तो यहाँ पे हमें ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस नज़र आएगी। यहाँ पे हमें जो एंटीबॉडीज़ नज़र आएंगी वो IgM नज़र आएगी, IgG नज़र आएगी, C3 नज़र आएगी, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो है वो ग्रैनुलर फ्लोरेसेंस नज़र आएगी। और फर्दर अगर हम देखें तो हम इसकी जो है हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें मिलेंगे सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये इसकी बहुत ही करेक्टरिस्टिक चीज़ है कि हमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। सब एपिथेलियल मींस दैट कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी उसके बाहर वाले रीजन में हमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वो जमा हुए होते नज़र आएंगे, जिनको हम नाम दे देते हैं सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, ठीक है। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स का जो यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है दैट इज़ सब एपिथेलियल हम्प्स, ठीक है। सिंपल सी इसकी मॉर्फोलॉजी है। ग्रॉस में बताया किडनी लार्ज होगी, पेल होगी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में मैंने आपको बताया कि इसमें माइक्रोस्कोपी में हमें जो है ल्यूकोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, मेसेंजियल और एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफ्रेशन मिलेगी। इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें जो है वो टिब्यूल्स की बात करनी है, फिर हमने इंटरस्टिशियम की बात करनी है। टिब्यूल्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया उसके ल्यूमेन में हमें रेड सेल कास्ट मिलेंगे, और जो टिब्यूल्स की एपिथेलियम होगी वो डीजेनरेट हो गई होगी। इंटरस्टिशियम को देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें इन्फ्लेमेशन और एडेमा मिलेगा, ठीक है। फिर हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवा लिया, उसमें हमें C3 भी मिला, उसमें हमें C4 भी मिला, उसमें हमें C3 मिला, जस्ट C3 मिला, याद रखना है, जस्ट हमें इसमें C3 मिलता है। और IgG भी मिलती है, IgM भी मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो है ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें सब एपिथेलियल हम्प्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना हमें क्रीसेंट्स फॉर्मेशन मिलती है। बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो जाती है ना, तो हमें चांद की शक्ल में सारी वो जो डीजेनरेशन हुई होती है ना किडनी में, तो क्रीसेंट शेप हमें मिलती है। ये आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके नज़र आती है आपको इसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो था उसमें सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिल रहे थे, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में सब एंडोथेलियल मिल रहे थे, और अगेन हमारा जो स्ट्रेप्टोकोकस वाला है उसमें भी हमें जो है वो डिपॉजिट सब एपिथेलियल मिल रहे हैं। ये आपको टेबल जो है ना 14.2 इसमें बिल्कुल अच्छा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इनके जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में है। और ये आपकी जो है वो हो गई मॉर्फोलॉजी। आपने इसी तरह करनी है, बुक में बहुत कंफ्यूज लिखा हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स इसके वही होंगे जो हमने नेफ्राइटिक सिंड्रोम के देखे हैं, लेकिन इसमें करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है, आपने इसमें माइक्रोबायोलॉजी में भी देखा होगा कि ऐसे पेशेंट्स के जो यूरिन होता है ना वो स्मोकी ब्राउन कलर का होता है, स्मोकी कोका कोला कलर का होता है, ठीक है। जैसे कोका कोला होती है ना उसी कलर का होता है यूरिन, ठीक है। और हमें ऐसे पेशेंट्स की जो हम डायग्नोसिस करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि इनके सीरम में जो है ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है उसका C3 कॉम्पोनेंट मिलता है, और इसके अलावा एंटीसेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडी मिल रही होती है, ठीक है। और वो हिस्ट्री दे रहा होता है कि मुझे इतने 2 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले जो है वो फेरेंजाइटिस हुआ था, और इसके अलावा पेशेंट को फीवर भी होता है, ठीक है।